नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम यादव हिंदी मंजूषा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, इस वीडियो में हम बात करेंगे वाक्य संबंधी अशुद्धियों की। ठीक कि वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ जो होती हैं परीक्षा में आती हैं और बहुत बार जो है गलत हो जाता है। हमको ये लगता है कि ये वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ ऐसी अशुद्धियाँ रहती हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो आज की ये वीडियो मेरी इसी पर आधारित है, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर भी करिए ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। तो देखिए, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ का मतलब क्या होता है। जो वाक्य की एक संरचना है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, पदक्रम संबंधी या अनावश्यक, इस तरह से बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं कि जिनकी वजह से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, शुद्ध नहीं रहता है। तो कई तरह की अशुद्धियाँ हैं। तो हम सबसे पहले इसमें बात कर रहे हैं क्या, पदक्रम संबंधी अशुद्धि की। किस तरह से पदक्रम इधर उधर हो जाता है। पदक्रम उसमें जो है जिस क्रम से रहना चाहिए उस क्रम से नहीं होता है, तो वहाँ पर वो अशुद्धि आ जाती है। ठीक है, जैसे अभी हम देखिए लिख रहे हैं आपको। पहले हम बात कर रहे हैं क्या, पदक्रम संबंधी अशुद्धि। पद क्रम संबंधी, पदक्रम संबंधी अशुद्धि। ठीक, जिसमें क्या है कि पद का क्रम इधर से उधर हो जाता है। जो एक निश्चित क्रम होना चाहिए वो इसमें नहीं रहता है। इसलिए इस तरह की अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, पदक्रम संबंधी अशुद्धियां कहते हैं। ठीक है, हम इसको उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। देखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है, चौथी शादी की सालगिरह मुबारक। देखिए एक उदाहरण है ये, उदाहरण एक मान लीजिए, चौथी शादी की सालगिरह, चौथी शादी की सालगिरह, सालगिरह मुबारक हो, मुबारक हो। ये एक वाक्य लिखा हुआ है। ठीक, क्या है, ये एक वाक्य लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, चौथी शादी की सालगिरह मुबारक हो। अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी चौथी शादी किया है। लेकिन होना क्या चाहिए यहां पर कि शादी की चौथी सालगिरह यानी चौथी, फोर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। तो उसमें कोई व्यक्ति किसी को क्या दे रहा है, मुबारकबाद दे रहा है। तो अब यहां पर यह पदक्रम इधर से इधर हो गया है, जिसकी वजह से अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर होना क्या चाहिए, शादी की चौथी सालगिरह मुबारक हो, तब जाके हमारा वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको देखिए इस तरह से लिख देते हैं। सही क्या होगा, शादी की चौथी सालगिरह, शादी की चौथी सालगिरह, ठीक, मुबारक हो, मुबारक हो। ठीक है, हाँ, ये उदाहरण जो लिया गया है, शादियों का मौसम अभी भी चल रहा है इसलिए पहले उदाहरण यही मिल गया है। तो देखिए ये जो है, ये वाला वाक्य जो हमारा क्या है, गलत हो रहा है। कहाँ गलती हो रही है, और ये वाला वाक्य हमारा सही है। तो अब इसमें कई बार आपसे देखिए प्रश्न पूछता है, एक तो सीधे आ गया कि भाई इसमें क्या अशुद्धि है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो हमने ये बता दिया कि भाई ये वाला वाक्य शुद्ध है और ये वाला अशुद्ध है। ठीक, दूसरा ये पूछ लेता है कि किस तरह की अशुद्धियां हैं, किस प्रकार की अशुद्धि इसमें है। जैसे अभी कई तरह की अशुद्धि होती है वाक्य में, होती है क्या, यहां देखिए पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, पदक्रम संबंधी। फिर संज्ञा से संबंधित अशुद्धियां होती हैं, सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियां हैं। ठीक है, फिर क्रिया से संबंधित अशुद्धियां हैं, क्रिया से, वचन से संबंधित अशुद्धि है, लिंग का गलत प्रयोग हो गया है, कारक का गलत प्रयोग हो गया है। ठीक है, ये अधिक पद भी हो गया, अधिक पदत्व, अधिक पद, अधिक पद हो गया है, यानी आवश्यकता से अधिक पद, उसकी जरूरत नहीं है, जैसे प्रातः काल के समय। ठीक है, तो वो इस तरह की अशुद्धियां इसमें आती हैं। तो अभी हम पदक्रम की देख रहे हैं अशुद्धियां यहां पर। तो देखिए ये हो गया कि ये शब्द यहां रहना चाहिए, तो
ये यहाँ पर हो गया, इस वजह से यहाँ पर शुद्ध हो गया, तो ये शब्द हो गया शुद्ध हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला उदाहरण देख रहे हैं। क्या? बच्चे को काट कर फल खिलाओ। दूसरा है क्या? बच्चे को काट कर फल खिलाओ। बच्चे को काट कर फल खिलाओ। ठीक, अब यहां पर देख रहे हैं हम, क्या लग रहा है यहां पर? फल खिलाना है, बच्चे को काट के खिलाना है फल। फल कैसे? खड़ा फल तो बच्चा खाएगा नहीं, लेकिन क्या उसको निर्देश दिया जा रहा है कि बच्चे को काट कर फल खिलाओ। किसको काटना है? फल को काटना है। लेकिन यहां पर देखिए क्या आ रहा है, देखने से क्या लग रहा है कि बच्चे को ही काट कर खिलाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या लग रहा है? देखिए, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, यानी बच्चे को काटो फिर फल खिलाओ। ये क्या है? गलत है, अशुद्ध है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर क्या होना चाहिए सही? बच्चे को फल काट कर खिलाओ। काट कर खिलाओ। ठीक, ये वाला वाक्य जो होगा वो सही होगा। ठीक है, ये वाक्य यहां पर सही है। इसमें भी देख रहे हैं पदक्रम इधर से उधर हो गया है, इसलिए यहां पर इस तरह की अशुद्धि। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। फिर अगला देखिए क्या है कि यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है। देखिए अगला है इसमें, यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है। यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है। यह एक वाक्य है। ठीक है, गाय के घी का प्रचार यहां पर है कि यहां पर शुद्ध देसी घी जो गाय का है, शुद्ध घी मिलता है। वास्तव में कहना ये चाह रहे हैं, जो भी कहना चाह रहा है कि यहां शुद्ध घी मिलता है। लेकिन कहा क्या? यहां देखिए शुद्ध गाय का, यानी यहां पर घी की शुद्धता की बात नहीं की जा रही है। किसकी शुद्धता की बात की जा रही? गाय की शुद्धता की बात की जा रही कि गाय शुद्ध है, घी शुद्ध होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहां पर देखिए ये वाक्य, तो अब यहां पर क्या होना चाहिए? यहां गाय का शुद्ध घी मिलता है। इस तरह से वाक्य हो जाएगा तो हमारा ये वाक्य सही हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या है? यहां गाय का शुद्ध घी मिलता है। ठीक है, ये पदक्रम संबंधी अशुद्धि यहां पर थी, तो ये वाला भी गलत है और ये वाला सही। ठीक है, इसके बाद हम अगला उदाहरण ले रहे हैं। क्या हमारा अगला उदाहरण है कि अगला उदाहरण हम देख रहे हैं यहां पर क्या है कि अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। अधिकतर हिंदी के लेखक, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। यह एक वाक्य है, निर्धन है। ठीक, तो अब यहां पर देखिए क्या होना चाहिए, सही क्या होना चाहिए? अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है, तो यहां पर क्या सही होना चाहिए? वाक्य कहा जा रहा है कि हिंदी के अधिकांश लेखक क्या निर्धन है, उनके पास पैसा नहीं है। हिंदी कौन पढ़ता है आजकल? कम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए उनकी बिक्री नहीं हो रही है। लेखक उसके क्या है, उनको खूब पैसा नहीं मिल रहा है। अब देखिए अधिकतर हिंदी शब्द का अर्थ थोड़ा सा अलग आ रहा है कि अधिकतर हिंदी, तो यहां पर होना क्या चाहिए? हिंदी के अधिकतर लेखक, हिंदी के सभी हिंदी के लेखक नहीं निर्धन है। कुछ हिंदी के लेखक जो है वो अमीर भी हैं, धनी भी हैं, सभी नहीं है। लेकिन यहां पर अधिकतर हिंदी, तो यहां पर हिंदी की बात हो जा रही, लेखक की बात नहीं हो रही है। विशेषता इसकी बता रहा है, जबकि विशेषता क्या बतानी उसको? लेखक की, अधिकतर लेखक। तो ये शब्द यहां पर आ जाए, हिंदी के अधिकतर लेखक जो है वो सही होगा। तो अब देखिए इसका जो सही उत्तर होगा, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है। ठीक, निर्धन है।
तो ये वाला वाक्य गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। इसमें आपने देखा क्या है, सभी पद क्रम संबंधी इसमें अशुद्धियां हो गई। तो इस तरह के इसमें जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे, आपको ये क्रम का ध्यान आपको रखना है कि कौन सा क्रम इसमें सही हो रहा है, वही वाला वाक्य सही होगा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम दूसरे अशुद्धि की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा इसे। तो अब देखते हैं हम कि आगे क्या है इसमें। अब आप इसमें देखेंगे दूसरा जो आ जा रहा है, कई तरह की अशुद्धियां इसमें हैं। अधिक पद क्रम की अशुद्धियां एक बार हम देख लेते हैं। अधिक पद, ठीक है, कौन सी अशुद्धि है? अनावश्यक पद या अधिक पद क्रम की अशुद्धि हम देखते हैं। इसमें क्या है, अधिक पद या अनावश्यक। थोड़ा थोड़ा उदाहरण हम दे रहे हैं। अनावश्यक पद संबंधी, अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धियां। अनावश्यक पद यानी कि उस पद की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी वो वाक्य में आ गया है, तो वो क्या होगा? अशुद्ध होगा। ठीक है, आवश्यकता से अधिक पदों का प्रयोग जहां पर कर दिया जाए वो अधिक पद संबंधी अशुद्धि होती है। जैसे देखिए क्या है, इसके बाद फिर क्या हुआ। उदाहरण एक पहला, इसके बाद, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर क्या हुआ। यहां पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसके बाद फिर क्या हुआ। देखिए यहां बाद भी शब्द है और फिर भी शब्द आया है, दोनों का अर्थ क्या होगा कि आगे क्या हुआ, वो अर्थ यहां पर ध्वनित हो रहा है। तो यहां पर दो पदों का प्रयोग हुआ, या तो ये रहे या तो ये रहे, इसके बाद क्या हुआ या फिर क्या हुआ, इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, यहां पर जो सही होना चाहिए, देखिए इसके बाद, इसके बाद क्या हुआ, यहां फिर की आवश्यकता नहीं है, इसके बाद क्या हुआ। या तो हम इसे इस तरह से बनाएं या फिर अब हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहां से फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ठीक, तो ये इस तरह से वाक्य क्या होगा, ये वाला वाक्य गलत हो गया और ये वाला वाक्य सही हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर पद आवश्यकता से अधिक रख दिया गया, दो पद रख दिए गए, दो शब्द रख दिए गए जो एक ही अर्थ को बता रहे हैं, इसलिए यहां पर ये वाला, चाहे इसको हटा दीजिए चाहे इसको हटा दीजिए, तब हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या, भोजन पकाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। अगला है भोजन पकाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। भोजन पकाने की व्यवस्था, भोजन पकाने की व्यवस्था का प्रबंध करें, प्रबंध करें। यहां पर एक वाक्य लिख दिया गया। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या, कौन सा ऐसा शब्द है जो दो बार आ गया है, जो अर्थ दोनों का एक ही हो रहा है लेकिन वो क्या किया गया है, दो बार उसको प्रयोग कर दिया गया। देखिए यहां पर क्या है, भोजन पकाने की व्यवस्था का प्रबंध। व्यवस्था का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट करना, प्रबंध करना, और यहां प्रबंध भी शब्द आ गया है। ठीक है, तो दोनों शब्द आ गए जो कि अनावश्यक पद, यानी एक ही से काम हमारा चल जाता है लेकिन दो आ गए। तो सही क्या होगा, भोजन पकाने की व्यवस्था करें या भोजन बनाने का प्रबंध करें। तो क्या हो जाएगा, भोजन पकाने की व्यवस्था करें, भोजन पकाने की व्यवस्था करें। ठीक, या भोजन पकाने का प्रबंध करें, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, भोजन पकाने का प्रबंध करें, का प्रबंध करें, प्रबंध करें। दोनों अर्थ यहां पर है और ये दोनों वाक्य सही है, लेकिन ये वाला अधिक पद क्रम की वजह से ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, इसके बाद देखिए, मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूं, ये भी एक है वाक्य।
मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। मैं प्रातः काल के समय, प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। बहुत ही आसान है, देखिए आपको तुरंत पता चल जाएगा, घूमने जाता हूँ। ठीक है, यहां पर ये वाक्य देखिए क्या आ गया, दो बार प्रयोग हो गया, प्रातः काल के समय, समय भी आ गया और प्रातः काल। प्रातः काल तो खुद अपने आप में क्या, समय को बता रहा है कि मॉर्निंग का टाइम है वो है, और यहां पर फिर हमें समय का प्रयोग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मैं प्रातः काल घूमने जाता हूं। ये वाक्य जो है हो जाएगा क्या, सही हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रातः काल घूमने जाता हूं। मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ। घूमने जाता हूँ, ये वाला वाक्य सही है। ये अधिक क्रम की वजह से क्या हो गया, ये वाक्य हमारा गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद आ गया तुम वापस लौट जाओ। अगला है तुम वापस लौट जाओ। तुम वापस, तुम वापस लौट जाओ। तुम वापस लौट जाओ। अब देखिए यहां पर क्या है, लौटने की बात की जा रही है और वापस जाने की भी बात की जा रही है। दोनों देखिए क्या है, वापस जाना मतलब क्या होता है, रिटर्न, लौटना, और लौटना का मतलब क्या है, लौट जाना, ये भी है। ठीक है, दोनों एक सेम अर्थ में है, समान अर्थ दोनों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहां पर इसकी जरूरत नहीं, या तो तुम वापस जाओ या तुम लौट जाओ, यहां पर एक ही होना चाहिए। ठीक है, वापस जाओ या लौट जाओ। ठीक है, दोनों में से आप एक कर सकते हैं, ब्लू है ना। तुम वापस क्या जाओ, या तो आप इसे ऐसे लिखिए, ठीक, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि तुम लौट जाओ। तुम लौट जाओ। ठीक, ये दोनों आप तरीके लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसे लिखिए। अगला उदाहरण फिर आ गया है कि जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूं, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी, आप आराम से लिख लीजिए। ठीक है, अब यहां पर हम लिख दे रहे हैं पांचवा हो गया, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। मृत्यु दंड की सजा दी। ठीक, यहां पर हम देख रहे हैं, देखिए क्या, मृत्यु दंड की सजा दी। मृत्यु दंड तो खुद अपने आप में क्या है, एक सजा है। फिर उसके बाद दोबारा आ गया कि सजा दी उसको, ठीक है, पनिशमेंट दिया। तो यहां पर एक जज ने उसे मृत्यु दंड दिया, ठीक है, या जज ने उसे मृत्यु की सजा दी। दंड और सजा क्या हो गया, दंड और सजा दोनों क्या होगा, एक ही होगा। तो जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। इसका सही आंसर होगा जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। मृत्यु दंड दिया, ये अपने आप में अर्थपूर्ण हो गया। ठीक है, तो ये वाला गलत और ये वाला सही हो गया वाक्य। ठीक है, इसके बाद कृपया छुट्टी देने की कृपा करें। कृपया छुट्टी देने की कृपा करें। कृपया छुट्टी देने की कृपा करें। देखिए यहां पर दो, यहां पर भी आ गया क्या, कृपया छुट्टी देने की कृपा करें। कृपा और कृपया दो आया है, तो एक ही होना चाहिए। उसमें क्या है, कृपया छुट्टी दें या छुट्टी देने की कृपा करें, एक ही होगा इसमें से, दोनों में से चाहिए। कृपया छुट्टी दें या छुट्टी देने की कृपा करें। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको दोनों लिख दे रहा हूं, कृपया छुट्टी दें
ये अपने आप में पढ़ो, कृपया छुट्टी दें, आपसे मांगे जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, कृपया छुट्टी दें या फिर छुट्टी देने की कृपा करें, या आप दूसरा इसको लिख लीजिए, छुट्टी देने की कृपा करें, छुट्टी देने की कृपा करें। कृपा शब्द जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ये शब्द जो है क्या आएगा, 2 बार नहीं प्रयोग किया जा रहा है, यहां पर 2 बार इसका प्रयोग हो जा रहा है, इसलिए क्या होगा, ये वाक्य अशुद्ध हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कृपया सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। कृपया सप्रमाण सहित, सप्रमाण भी और सहित भी आ गया, ठीक है, तो इसको भी हटा दे रहे हैं, कृपया सप्रमाण सहित। हाँ, तो देखिए इसमें आ गया कृपया सप्रमाण सहित उत्तर देने की कृपा करें, कृपया सप्रमाण, कृपया सप्रमाण, कृपया सप्रमाण सहित, कृपया सप्रमाण सहित उत्तर दें, ये वाक्य आ गया, ठीक है। हो सकता है इसमें कृपा करने के लिए भी लिख दिया जाए, कृपया सप्रमाण सहित उत्तर देने की कृपा करें, ये भी लिख सकता है, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, आपको क्या है, सप्रमाण सहित उत्तर दें या दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहां सप्रमाण सहित दोनों आ गया है, तो ये कहीं होगा, यहां पर क्या होगा, कृपया सप्रमाण उत्तर दें, कृपया सप्रमाण, यानी कि प्रमाण के साथ सप्रमाण उत्तर दें, ठीक, या तो ये हो गया, फिर या कृपया प्रमाण सहित उत्तर दें, ये भी सही होगा, कृपया प्रमाण सहित उत्तर दें, प्रमाण सहित उत्तर दें, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत है, ठीक है। तो ये आपने देखा दोस्तों, क्या हो गया, पद क्रम संबंधी अशुद्धि एक हुई, और ये जो दूसरा हो गया, ये क्या हो गया, अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले अशुद्धि पे आ रहे हैं। वो अशुद्धि है, कौन सी है, क्रिया संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। क्रिया संबंधी अशुद्धि की बात करते हैं, इसमें और बहुत से हैं अभी उदाहरण, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस, फिर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस सेट में जल्दी ही, इसके बाद इस वीडियो के बाद प्रैक्टिस सेट का प्रश्न आएगा आपके सामने वाक्य संबंधी अशुद्धियों से, ठीक है। तो ये देखिए रहा आपको अनावश्यक पद संबंधी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या, क्रिया संबंधी अशुद्धियां जो हैं बहुत ज्यादा आती हैं, इसमें वचन संबंधी भी हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे किसकी, क्रिया संबंधी अशुद्धियां की, ठीक है। कौन सी, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, क्रिया संबंधी अशुद्धियां या अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, चलिए इसको बहुवचन में कर देते हैं, अशुद्धियां, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। यानी कि जहां पर क्रिया का सही प्रयोग न हो, वहां पर क्या होगा, सही क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब क्या, क्रिया के सही रूप का प्रयोग नहीं किया गया है, वहां क्रिया संबंधी अशुद्धि होती है। यहां लिख देते हैं, जहां क्रिया के सही रूप का प्रयोग ना हो, जहां क्रिया के सही रूप, क्रिया के सही रूप का प्रयोग न हो, सही रूप का प्रयोग न हो, क्रिया के सही रूप का प्रयोग न हो, ठीक है, वहां पर क्रिया संबंधी अशुद्धि होगी, ठीक है। अब देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, जैसे मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, ठीक है, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, देखी शब्द यहाँ क्रिया सही प्रयोग नहीं किया गया है। मैंने तुम्हारी क्या प्रतीक्षा देखी जाती है क्या, नहीं, प्रतीक्षा की जाती है, तो होगा क्या, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की या किया, ठीक है। तो यहां पर ये सही प्रयोग होगा, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, ये वाला वाक्य देखिए गलत हो रहा है। तो क्या यहाँ क्रिया संबंधी ये वाली अशुद्धि यहां पर है, मैंने
तुम्हारी, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। ये वाला वाक्य सही होगा। प्रतीक्षा की जाती है, ना कि देखी जाती है। ठीक है। इसके बाद यह आप पर निर्भर करता है। ठीक है, यह आप पर निर्भर करता है। दूसरा उदाहरण क्या है? यह आप पर, अक्सर हम ऐसा वाक्य बोलते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। ये यहां पर कर्ता शब्द जो है, क्रिया, वो सही नहीं। यह आप पर निर्भर है, कर्ता शब्द का प्रयोग यहां पर हमें नहीं करना। यह आप पर निर्भर है। ठीक है, ये वाला वाक्य हमारा क्या होगा? सही होगा। यह आप पर निर्भर है, यह आप पर निर्भर है। ठीक है, ये वाला जो है सही होगा। ठीक है, ये सही है और ये गलत है। ठीक है, इसके बाद आ गया वह पढ़ करके चला गया। वह पढ़ करके चला गया, वह पढ़ करके चला गया। यहां पर देख रहे हैं क्या? पढ़ करके, पढ़कर, तो उसने में तो काम हो गया, उसका समाप्त हो गया, पढ़कर हो गया। अब अक्सर ये वाक्य ऐसे बोले जाते हैं, हमको लगता है देखिए कितना बिल्कुल सही लग रहा है ना, कि आप पर निर्भर करता है क्या? आया आप पर निर्भर है, सही है, लेकिन हम करते हैं क्या गलती? आप पर निर्भर करता है। वह पढ़ कर के चला गया, शुद्ध यहां पर होगा वह पढ़ कर चला गया, वह खेल कर चला गया, वह खा कर चला गया, वह सो कर चला गया। ठीक है, तो यहां पर हमको सही लिखना है क्या? वह पढ़ कर चला गया, वह पढ़ कर चला गया। ये वाला वाक्य सही होगा और ये वाला वाक्य गलत होगा। ठीक है, इसके बाद एक और वाक्य है, इसमें क्या है? उसने मुझे गाली निकाली, उसने मुझे गाली निकाली शब्द यहां पर आया। ठीक है, ये सही प्रयोग इसका नहीं है। क्या होता है? उसने मुझे गाली दी शब्द होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसने मुझे गाली दी। ठीक है, तो ये वाला वाक्य सही है और ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, इसके बाद नदी पार हो गई, नदी पार हो गई, ये भी एक आ गया, नदी पार हो गई, नदी पार हो गई। जब हम कहीं जाते हैं तो ये बात आती है, नदी पार हो गई। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है? इसका अर्थ देखिए क्या निकला कि नदी ही पार हो गई। नहीं, नदी तो अपनी जगह स्थिर है, पार करने वाला व्यक्ति तो कोई और दूसरा ना, नदी को पार करके, नदी को पार किया गया, तो क्या होगा? नदी पार कर ली गई। सही क्या होगा? नदी पार कर ली गई, नदी पार कर ली गई। ठीक है, ये वाला वाक्य आपका सही है। ठीक है, ये वाला वाक्य गलत होगा। ठीक है, यहां पर 5 उदाहरण और। उसने संकल्प लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने संकल्प लिया। चलिए मैं इसको ऊपर से मिटा दे रहा हूं। संकल्प लिया नहीं जाता है, संकल्प किया जाता है। यहां पर ये ध्यान आपको देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपने लिख लिया होगा इधर वाला। ठीक है, देखिए तब तक आप इसे लिखिए। क्या है? उसने संकल्प लिया। छठवां, उसने संकल्प लिया, उसने संकल्प लिया। ठीक, ये यहां पर क्या है? अशुद्ध है। क्या होना चाहिए? संकल्प लिया नहीं जाता है, संकल्प किया जाता है। किसी काम को हम करने की प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा किया जाता है। ठीक है, लिया नहीं जाता। उसी तरह प्रतिज्ञा संकल्प दोनों में होगा। तो उसने संकल्प किया, उसने संकल्प किया, उसने संकल्प किया, किसी काम को करने के लिए वो वचनबद्ध हुआ। ठीक है, तो ये वाक्य जो है इसमें क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम अगली बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम? एक और उदाहरण में देखिए, लिख लीजिए, उसने नौकरी त्याग दी,
उसने नौकरी त्याग दी, उसने नौकरी त्याग दी। ठीक है, ये एक उदाहरण, नौकरी त्याग देना। ठीक है, सही शब्द होगा क्या, छोड़ देना। उसने नौकरी छोड़ दी, ये होगा, उसने नौकरी छोड़ दी। देखिए देखने में हमको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, सही लग रहा है वाक्य, लेकिन इसमें है अशुद्धि। उसने नौकरी छोड़ दी। ठीक है, ये वाला वाक्य जो होगा वो सही होगा और ये वाला वाक्य गलत होगा, तो इनको आप ध्यान रखिए। ठीक है, फिर इसके बाद है, आपने इसे, ये तो नीचे वाला लिख लिया होगा। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, एक और अशुद्धि की बात करेंगे, उसके बाद हमारी क्लास आज की यहीं तक रहेगी। ठीक है, और दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। ठीक है, तो ये देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों की बात हम अब करने वाले हैं। ठीक है, क्या है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, यानी जहां पर सर्वनाम का सही प्रयोग न किया गया हो। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, जहां पर सर्वनाम शब्दों का सही प्रयोग ना किया गया हो, जो होना चाहिए, जिस तरह का प्रयोग होना चाहिए वह नहीं हुआ। जैसे मैंने की जगह कई बार प्रयोग कर दिया जाता है मेरे को। ठीक है, तो वो शब्द थोड़ा सही नहीं होता है। तो जैसे पहला उदाहरण इसमें क्या है कि मैंने कल जयपुर जाना है। उदाहरण, मैंने कल दिल्ली जाना है। चलो, मैंने कल दिल्ली जाना है। ठीक, तो ये शब्द आया कि मैंने कल दिल्ली जाना है। जाना किसको, मुझे जाना, मुझको या मुझे, इस तरह का सही शब्द जो होगा, ओरिजिनल जो शब्द होता है, मूल सर्वनाम शब्द का ही हमें सही ढंग से प्रयोग करना है, या कारक के अनुसार उसमें कौन सी विभक्ति या कारक का चिन्ह उसमें लग रहा है, उसके अनुसार उसका रूप बदलकर हम सही प्रयोग करेंगे। मैंने शब्द इसमें नहीं प्रयोग होगा, क्या होगा, मुझे कल दिल्ली जाना है। ठीक है, क्या होगा, मुझे कल दिल्ली जाना है। ये वाला वाक्य जो है यहां पर सही है, और ये वाला वाक्य जो है ये सही है, और ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, मेरे को एक पेंसिल चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे, मेरे को शब्द आ गया, मेरे को, दूसरा क्या है, मेरे को एक पेंसिल चाहिए, मेरे को एक पेंसिल चाहिए। दुकान पर एक लड़का गया, कहाँ, दुकान पर पेंसिल लेने। दुकानदार क्या बोल रहा है, क्या चाहिए, लड़का बोला मेरे को एक पेंसिल चाहिए। अक्सर ऐसा बोल देते हैं कि मेरे को एक चाहिए, मेरे को वो चाहिए, लेकिन होना क्या चाहिए, मुझे एक पेंसिल चाहिए। ठीक है, मुझे एक पेंसिल चाहिए। तो आपको इस तरह से सही बोलना, मेरे को शब्द नहीं बोलना है, मुझे एक पेंसिल चाहिए, मुझे एक पेंसिल चाहिए। ये शब्द जो है आपको प्रयोग करेंगे जब, तब जाके आपका वाक्य सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। और कहां पे किस तरह की गलती है, वो क्या है, सर्वनाम संबंधी गलती। ये क्या है, वास्तव में हमें यही प्रयोग गलत बता रहा है। अगर ये सही हम प्रयोग करते तो हमारा वाक्य सही हो जा रहा है। तो ये क्या है, सर्वनाम है, इसलिए ये क्या है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, सीधा संबंध उसका क्या है कि किस तरह की अशुद्धि है, क्या किस शब्द में अशुद्धि है, इसलिए वो उस तरह के अशुद्धि को बात की जाती है। कोई डॉक्टर को बुला दो। ठीक, क्या है, कोई डॉक्टर को बुला दो, कोई डॉक्टर को बुला दो। ठीक है, अब यहां देखिए क्या है वाक्य, किसी डॉक्टर को बुलाना है। ठीक है, क्या, डॉक्टर को बुलाना है, तो अब कह रहा कोई डॉक्टर बुला दो। नहीं,
यहां पर क्या होगा, कोई शब्द का मतलब हो जाएगा किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है कि अरे भाई कोई बुला दो, एक निश्चित व्यक्ति है उससे कहा जा रहा है डॉक्टर को बुलाओ, तो ये कहा जा रहा है किसी डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है, कोई शब्द यहां पर सही प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, किसी डॉक्टर को बुलाओ, किसी डॉक्टर को बुला दो या बुलाओ। ठीक है, किसी डॉक्टर को बुला दो। ठीक है, तो ये सही और ये गलत है। ठीक है, यह काम तेरे से नहीं होगा। ठीक है, यह काम तेरे से नहीं होगा, तुम अपने घर चले जाओ, ये भी, यह काम तेरे से नहीं होगा, यह काम तेरे से नहीं होगा, यह काम तेरे से नहीं होगा। यहां पर यह बात कही जा रही है, असमर्थता की बात कही जा रही है, तो क्या कहा जाएगा, यह काम तेरे से शब्द आ गया, मेरे को, मेरे से, तेरे से, ये शब्द जो है क्या सही प्रयोग नहीं है। यहां पर क्या होना चाहिए, यह काम तुझसे नहीं होगा, तुझसे, यह काम तुझसे, तुझसे, ये सर्वनाम क्या प्रयोग है सही, यह काम तुझसे नहीं होगा। ठीक, ये वाला सही है और ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्या है कि दूध में कौन गिर गया। 5, दूध में कौन गिर गया। ये देखिए यहां पर भी ये सर्वनाम शब्द है, कौन गिर गया। ठीक है, यहां पर कहेंगे आप कि भाई क्वेश्चन मार्क है यहां पर, तो क्वेश्चन लगा देते हैं। देखिए दूध में कौन गिर गया, अब कौन गिरने का मतलब क्या है, यहां पे डूबने से है कि तात्पर्य, तो कौन शब्द का प्रयोग जो है व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब दूध में हो सकता है कि कोई छोटा सा पार्टिकल या कण गिर गया हो, या कोई मक्खी वगैरह कीड़े गिर गए हों, ऐसा होता है, मक्खी अक्सर गिर जाती है, तो क्या होता है उसके लिए हम कौन शब्द का प्रयोग नहीं करते। कौन सर्वनाम है, सही प्रयोग है, लेकिन सही जगह पे प्रयोग इसका नहीं किया गया है। यहां पर ये जो है शब्द यहां पर होना चाहिए, क्या है, क्या गिर गया है, यहां पर क्या हमको करना है, क्या गिर गया है, तो दूध में क्या गिर गया, ये वाला सही होगा, दूध में क्या गिर गया। ठीक है, सर्वनाम ये भी है और ये भी सही है, लेकिन यहां पर है कि ये जो है कौन जो है मनुष्य के लिए, प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये कीट पतंगों के लिए या वस्तुओं के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये यहां पर आपको ध्यान रखना है इन दोनों में। ठीक है, इसके बाद क्या है कि तुम तुम्हारे घर चले जाओ। क्या है भैया, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। यहां पर देखिए ये वाक्य आ गया, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। अब यहां पर क्या शब्द होगा, तुम्हारे घर शब्द प्रयोग किया गया है, ये प्रयोग है, सर्वनाम में भी है, लेकिन इसका सही प्रयोग नहीं हुआ है। सही प्रयोग क्या होना चाहिए, तुम अपने घर चले जाओ, तुम अपने घर चले जाओ, तुम अपने घर चले जाओ, ये वाला प्रयोग यहां पर सही है और ये वाला प्रयोग क्या है, गलत है। तो दोस्तों देखिए, आज ये जो आपको बताया गया वाक्य संबंधी अशुद्धियां, इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि मैंने बताया, अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि बताया मैंने, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि बताई और क्रिया संबंधी अशुद्धि आपको बताई। तो 4 तरह की अशुद्धियां मैंने बताया है। आज उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी, और उदाहरण आपको इससे संबंधित जो उदाहरण आपको और प्रैक्टिस के लिए आपको मेरी अगली वीडियो में मिलेंगे, जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में होगा, आप उसको देखना मत भूलिएगा। और ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे अपने दोस्तों को भी आप इसे शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।